हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। पिछला क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोग फ्रेश मेरे साथ हेडिंग बनाइएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। देखिए, आप लोग को दिमाग में हमेशा एक बात गूंजना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करे तो उसका बेसिस कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी किस बेसिस पर उसको क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे अगर इंडिया में पॉपुलेशन की बात की जाए तो बोलेगा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक एजुकेटेड और दूसरा नॉन एजुकेटेड, यानी एजुकेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। दूसरा लोग बोलेंगे दो तरह के लोग होते हैं, एक काले लोग एक गोरे लोग, यानी कलर के बेसिस पर यहाँ क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तीसरा लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक टेक्निकल लोग और दूसरा नॉन टेक लोग, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन करने का कोई ना कोई बेसिक होना चाहिए कि किस बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो सर्वे को क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले जनरली दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया अलग अलग बेसिस पर, ठीक है ना। पहला को बोलते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन और एक को बोलते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। एक को बोलते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन और एक को बोलते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। जो हम लोग प्राइमरी क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो अर्थ के कर्वेचर को एनालिसिस करके जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस के कर्वेचर के बेसिस पर जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन आपको आएगा प्राइमरी क्लासिफिकेशन में, ठीक है ना। हाँ, देखिए, प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हम स्टार लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है। क्लासिफिकेशन में हम डबल स्टार लगा रहे हैं, इसका मतलब एक बात समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले प्राइमरी क्लासिफिकेशन को दम भर कंप्लीट रूप से एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये कोई आपका अर्थ का सरफेस है और ये भी कोई आपका क्या है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपने एक प्लम्बब को लटकाया, यह क्या है, प्लम्बब है। एक प्लम्बब आपने यहाँ पे लटकाया, ठीक है ना। एक प्लम्बब आपने यहाँ पे ऐसे लटकाया अर्थ के सरफेस पर और एक प्लम्बब यहाँ पे आपने अर्थ के सरफेस पर लटकाया, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे, आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर दो प्लम्बब को बहुत नज़दीक अगर लटकाओगे ना, तो ये जो प्लम्बब से जो प्लम्ब लाइन गुजरेगा, ये जो प्लम्ब लाइन गुजरेगा, ये प्लम्ब लाइन, ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे सर, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब कभी भी अगर दो प्लम्ब लाइन को अगर अर्थ सरफेस पर लटकाया जाए और दोनों प्लम्ब लाइन पैरेलल हो जाएगा, तब हम उस सरफेस को हम लोग कर्व नहीं कंसीडर करेंगे। कर्व कंसीडर नहीं करेंगे। सर, कर्व कंसीडर नहीं करोगे? हाँ, कर्व कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। कर्व जब कंसीडर नहीं करेंगे तब उस जो ग्राउंड होगा उसको हम लोग प्लेन मानेंगे। क्या मानेंगे? प्लेन मानेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये बात तो समझ आया कि दो प्लम्बब को अगर किसी अर्थ के सरफेस पर रखे और रखने के बाद प्लम्ब लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा, तब वहाँ के जो अर्थ का जो सरफेस को हम लोग मान के चलेंगे कि वो पूरी तरह से प्लेन है, मतलब चपटा है, यानी फ्लैट है, ठीक है। लेकिन जब दो प्लम्बब को दो पॉइंट पर रखे और दोनों को प्लम्ब लाइन एक दूसरे को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, तब वहाँ पे प्लम्ब लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे जो अर्थ का जो सरफेस का जो कर्व होगा, जो अर्थ का सरफेस का जो कर्व होगा, यानी कर्वेचर होगा, उस कर्वेचर को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उस कर्वेचर को हम लोग क्या करेंगे बाबू, कंसीडर करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जब दो प्लम्ब लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो गया, तब वहाँ पे अर्थ के सरफेस को कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो प्लम्ब लाइन
एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गया तो वहाँ पे अर्थ के सरफेस को कर्वेचर का कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जहाँ पे अर्थ के सरफेस को कर्वेचर को कंसीडर करेंगे और ऐसा मान के चलेंगे तब हम लोग उसको बोलेंगे जियोडेटिक शेप। क्या बोलेंगे? जियोडेटिक शेप। जियोडेटिक शेप। और इस शेप के लिए जो हम लोग स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग अर्थ के सरफेस को कर्व ना कंसीडर करके प्लेन कंसीडर करेंगे, तब यहाँ पे जो सर्वेइंग हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग, ठीक है ना। हाँ, प्लेन सर्वेइंग। बात यहाँ तक आती है सर कि यहाँ से तो हम लोग प्लेन सर्वेइंग पढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग पढ़ेंगे। छोटा सा डिफरेंस हम लोग को समझ आ रहा है कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन में अर्थ के कर्वेचर के बेसिस पर हम लोग को सर्वेइंग दो तरह के मिला, एक प्लेन सर्वेइंग और दूसरा जियोडेटिक सर्वेइंग। यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि हम लोग को एक मिला प्लेन सर्वेइंग और दूसरा हम लोग को मिला सर जियोडेटिक सर्वेइंग। अभी जियोडेटिक का और हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए हम लोग को यहाँ पे ई वाला प्लम्ब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कौन सी स्थिति में करेगा? जब बहुत लंबा सर्वे होगा। ये वाला एक दूसरे को पैरेलल का भी स्थिति देखेगा जब बहुत नज़दीक में दोनों प्लम्ब को लटकाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करोगे कि सर कितना नज़दीक होगा तब हम लोग प्लेन कंसीडर करेंगे या प्लम्ब लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा। कितना दूर रखेंगे तब दोनों कर्वेचर को कंसीडर करेंगे, यानी दोनों प्लम्ब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए कोई क्लियर कट बाउंड्री होता होगा ना? तो यस सर, होता है। तो सबसे पहली बात तो हम एरिया से समझने की कोशिश करते हैं। एरिया का देखो, ये सब पैरामीटर है ना, आपको ना ऑब्जेक्टिव को बूस्ट करेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टैबलेट ये चीज़ होता है, ठीक है ना। हाँ, तो एरिया के बेसिस पर देखते हैं। तो देखो ओल्ड बुक के अनुसार अगर देखोगे, यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार देखोगे, तो ये जो क्लियर कट बाउंड्री है 250 रेफरेंस लिया गया। कितना? 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। हाँ, अगर प्लेन कब कंसिडर करेंगे? अगर आपकी एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, अगर आपकी एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा तब हम वहाँ पे जो सर्वे कंसीडर करेंगे वो प्लेन सर्वेइंग कंसीडर करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब यहाँ पे सरफेस पर हम लोग प्लम्ब लाइन को लटका रहे हैं और प्लेन आ रहा है तो कितना एरिया के लिए कंसीडर करेंगे? तो 250 किलोमीटर स्क्वायर या उससे कम। और अगर नया की बात करेगा, ठीक है ना, जियोडेटिक में अगर बात करेगा तो यही एरिया ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होता है। एक बात और आता है, बच्चे लोग को मेजर कन्फ्यूजन ये आता है सर कि ज़रा बताओ कि ये जो एरिया है अगर एग्जैक्टली 250 हो जाएगा तब उस स्थिति में एग्जैक्टली अगर 250 हो जाएगा तब हम लोग क्या कहेंगे कि सर हम लोग उसको जियोडेटिक में कंसीडर करेंगे। किस में कंसीडर करेंगे? जियोडेटिक में। याद रखिएगा, एग्जैक्टली अगर 250 या 250 से ज़्यादा रहेगा तब हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? जियोडेटिक में कंसीडर करेंगे। न्यू सिलेबस जो न्यू डाटा है, न्यू डाटा इसको पूरा का पूरा कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। न्यू डाटा ये बोला कि अगर एरिया लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से, इतना किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम रहेगा तब हम उसको प्लेन कंसीडर करेंगे। अगर एरिया जो सर्वे कर रहे हैं, अगर सर्व्ड एरिया अगर 195.5 किलोमीटर से 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा है तब हम लोग क्या बोलेंगे? तो सर उसको हम लोग बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। तो दो बात थी, क्लियर कट बाउंड्री, आपको लेटेस्ट वाला भी याद रखना है, ओल्ड वाला भी याद रखना है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम अभी तक ओल्ड वाले डाटा को दे रहा है, लेकिन आपको नॉलेज पर्पज़ से न्यू वाला को भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना चीज़ें समझ आ रहा होगा। एक चीज़ और यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब यहीं पे बता रहे हैं तो सब कुछ यहीं पे सीखने की कोशिश कर लो।
एक बात और, हम लोग अगर अर्थ की शेप का दिमाग में अगर आप लोग को चल रहा होगा तो अर्थ का शेप कर्व होता है, चाहे छोटा चीज़ के लिए देखो, चाहे बड़ा एरिया के लिए देखो, चाहे छोटा लेंथ के लिए देखो, चाहे बड़ा लेंथ के लिए देखो, अर्थ का जो शेप होता है कर्व होता ही होता है। तो हम लोग ज़बरदस्ती ना मान के चल रहे हैं, यस सर, ज़बरदस्ती मान के चल रहे हैं। देखो यहाँ पे चीज़ों को एनालिसिस 2 देखो, यानी एनालिसिस 2 जो हम लोग कर रहे हैं वो देख रहे हैं एरिया से रिलेटेड, लेंथ से रिलेटेड, ठीक है ना। हाँ देखो, हम लोग अर्थ का अगर सरफेस को इस तरह से रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व, ठीक है ना, कर्व। लेकिन इस कर्व को कर्व ना मान के ज़बरदस्ती हम स्टेट माने, इस कर्व को कर्व ना मान के हम ज़बरदस्ती क्या माने, इसको स्टेट माने, तो क्या होगा? दोनों फिगर में बड़े आराम से चीज़ों को समझो। हम ये कह रहे हैं, दोनों फिगर को उल्टा बना दिए, इधर बना दो, ठीक है ना। ये वाला आपकी क्या है? कर्व है, ठीक है ना, कर्व है, ठीक है ना। और ये वाला, यही फिगर को कर्व ना मान करके अगर हम स्टेट माने तो देखो, तो अगर यही फिगर को कर्व ना मान के स्टेट मानेंगे यानी ऐसे मानेंगे तो क्या होगा? तो सर एरर हो जाएगा। एक्चुअल में ग्राउंड का शेप कर्व है, लेकिन हम छोटा एरिया के लिए जब सर्वे कर रहे हैं तो कर्व ना मान के ज़बरदस्ती हम फ्लैट मान ले रहे हैं, समतल मान रहे हैं, प्लेन मान ले रहे हैं। मेरी स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लियर करो। हम कह ये रहे हैं कि अर्थ का एक्चुअल में शेप है वो कर्व है, लेकिन हम अपने सुविधा के ख्याल से कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कर्व को कर्व ना मान के ज़बरदस्ती हम लोग फ्लैट मान ले रहे हैं, सीधा मान रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा सर? एरर होगा। तो कितना लेंथ को अगर कर्व को फ्लैट मान के सर्वे करेंगे तो कितना एरर होगा, ठीक है ना। हाँ देखो, अगर हम यहाँ से ए बी लिखें तो हम ये बात तो कन्फर्म कह सकते हैं सर कि आर्क जो होगा ए बी का जो आर्क होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा ये स्ट्रेट लाइन ए बी से। मेरी स्टेटमेंट को समझने की पूरा कोशिश कर गए होंगे। ये जो आर्क होगा ए बी का, वो आर्क ए बी जो होगा हमेशा बड़ा होगा ये लाइन ए बी से होगा। तो यही बात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही लाइन ए बी को हम फ्लैट मान रहे हैं। तो यही बोला जाता है, यहाँ पे की पॉइंट है आप लोग को कि यहाँ पे अगर 1.2 किलोमीटर, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर 1.2 किलोमीटर कर्व्ड लेंथ को 1.2 किलोमीटर कर्व लेंथ को कर्व ना मान के अगर आपने प्लेन मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? प्लेन मान रहे हैं, तो आप में एरर होगा। क्या ये इंट्रोड्यूस होगा बाबू? एरर इंट्रोड्यूस होगा, और वो एरर होगा 1 mm का। यानी हम कह सकते हैं मोटा मोटी कि 1.2 किलोमीटर लेंथ का अगर आप कर्व को ज़बरदस्ती प्लेन मान के सीधा मान के कर रहे हैं तो 1.1 mm का एरर होगा। तो 12 किलोमीटर में कितना mm का एरर होगा सर? तो बताओ, 10 mm का एरर होगा। कितना mm का एरर होगा? 10 mm का एरर होगा। तो सर 18 किलोमीटर में कितना का होगा? तो 18 किलोमीटर में आपको होगा 15 mm का, यानी 15 पॉइंट समथिंग mm का एरर होगा, ठीक है। तो ये सारे 3 डाटा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की चांस होते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार 12 किलोमीटर पूछा है, आपके कंपटीशन में 18 भी पूछा है, लेकिन आप याद कौन सा रखोगे? ये वाला 1.2 किलोमीटर रखोगे। इसी से यूनिटरी मेथड लगा करके आप क्या करोगे? सोल्व करके आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये था कुछ क्लियर कट बाउंड्री जिसको आप लोग को हमेशा याद रखना है। अभी तक अपने पढ़ाई क्या करा सर? अभी तक हमने पढ़ाई यही करा, यहाँ पे थोड़ा सा शुरू से यहाँ पे देख लीजिए, नीचे आ देखो, हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया और क्लासिफिकेशन में देखा कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्लासिफिकेशन कर्वेचर ऑफ अर्थ के बेसिस पर देखा, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन में अर्थ के सरफेस को प्लेन मान रहे हैं, जियोडेटिक में अर्थ के सरफेस की कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कुछ एनालिसिस किया जो याद रखने वाली बात थी। एरिया पर अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से अगर कम का सर्वे कर रहे हो तो प्लेन मान के चलोगे तो बर्दाश्त किए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब एरर अगर होगा तो उस एरर को मतलब समझा जाएगा कि माना जाएगा कि इतना एरर कर सकता है, उससे ज़्यादा एरर नहीं कर सकता। अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग यानी अर्थ के सरफेस को कर्वेचर का कंसीडर करना ही पड़ेगा,
ठीक है ना, उस सर्वे बर्दाश्त नहीं करेगा गलती, ठीक है। हाँ, तो वही बात कर रहा है। नया अपडेट क्या है सर, तो 195.5 किलोमीटर से लेस अगर एरिया रहेगा तब उसको प्लेन मानेंगे, अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो हम लोग उसको जियोडेटिक मानेंगे। अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो हम लोग कर्वेचर को कर्व ना मान के ज़बरदस्ती प्लेन मानेंगे तो एरर आएगा। एरर कितना का आएगा सर, तो 1.2 किलोमीटर कर्व लेंथ का अगर करेंगे तो अगर प्लेन कर्व लेंथ को अगर प्लेन मान के करेंगे तो एरर होगा 1 mm का। इसी तरह से 12 किलोमीटर में 10 mm का, 18 किलोमीटर में 15.2 किलोमीटर का 2 mm का एरर होगा, ठीक है। तो ये था कुछ कहानी जिसको आप लोग को एक नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। और देखो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन जो करना, पहले एक काम करो ना, इतना को नोट कर लो, हम साइड हो जाते हैं। चलो, उम्मीद है इतना नोट डाउन कर लिए होंगे। उसके बाद इतना भी आप लोग नोट कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे, थोड़ा बहुत पानी वानी पी लीजिए, और पानी वानी पीने के बाद फिर से आप लोग स्टार्ट हो जाइए। स्टार्ट हो जाइए मतलब बंद कब हुए थे सर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करो आप लोग। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में प्राइमरी क्लासिफिकेशन के छोड़ करके जितना भी आप क्लासिफिकेशन करोगे वो सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपको सेकेंडरी में चला जाएगा। प्राइमरी क्लासिफिकेशन इसलिए बोला जाता है कि कोई भी सर्वे हम लोग अर्थ पर करेंगे, इसीलिए अर्थ के कर्वेचर का कंसीडर ही आप लोग प्राइमरी होता है, ठीक है। हाँ, तो सेकेंडरी में हम लोग क्या करेंगे सर, तो सेकेंडरी में अलग अलग बेसिस पर सर्वे करेंगे। आपकी सर्वे करने का क्या पर्पस है, पर्पस के बेसिस पर, यानी क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है सर्वे करने का, ठीक है ना, उसके बेसिस पर अलग तरह का सर्वे होगा। आपकी मेथड के बेसिस पर सर्वे करना होगा कि कौन सी मेथड्स यूज करके आप सर्वे कर रहे हो। अगला हो सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सर्वे कर रहे हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर, ठीक है ना। तो अलग अलग बेसिस के आधार पर हम लोग को सर्वे अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, चलो इतना बात आप लोग को समझ आ गया। अब हम लोग जो बातें हैं कि यहाँ पे ये सारे चीज़ पढ़े प्राइमरी क्लासिफिकेशन में, जी प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक, उसको हम क्या करते हैं एग्ज़ाम के लिए तो इतना काफ़ी है। लेकिन क्या अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछेगा तो क्या ऐसे ही बना दोगे, नहीं सर, हमको लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना होगा। ऐसे तो सिर्फ आपने समझा दिया सर, और ये चीज़ समझ में भी आ गया। लेकिन अगर लैंग्वेज के फॉर्मेट में अलाइन करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे सर, हम कुछ नहीं करेंगे सर, पानी वानी पी के सो जाएंगे, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की बात करेगा तो अभी बताया कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हम लोग अर्थ के कर्वेचर के बेसिस पर देख रहा था, और उसमें प्लेन सर्वेइंग देखा और जियोडेटिक सर्वेइंग देखा। प्लेन सर्वेइंग में क्या, देखो डिफिनेशन को हम लोग अंडरलाइन कर करके समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सर्वे इतना बूस्ट हो जाएगा कि आपको दोबारा सर्वे पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ सर, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, हाँ ये बात तय है, रिवीजन हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लेन सर्वेइंग क्या करता है, कह रहा है कि दिस इज द टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का कर्वेचर हम लोग क्या करते हैं, नोट टेकन इनटू अकाउंट, उसको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, कॉमा इज नोन एज प्लेन सर्वेइंग, PLANE, ठीक है ना। हाँ, प्लेन सर्वेइंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या कह रहा है कि द सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इज नोन एज जियोडेटिक सर्वेइंग, जिसको अर्थ सरफेस का कर्वेचर का कंसीडर करेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, जियोडेटिक कहेंगे, और जिसको नहीं करेंगे उसको बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग, ठीक है ना। उम्मीद है इतना चीज़ समझ आ रहा होगा, बड़े शिद्दत से रोक करके कॉपी कर रहे होंगे, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए, उसके बाद फिर से आप लोग आ जाइए आगे। दोनों में डिफरेंस आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है 4 नंबर में, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आप सेमेस्टर की एग्ज़ाम के मोड में तैयारी कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट में तो इसे ज़रूर पढ़ना होता है, और इसे पढ़ने से आपको लगभग चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, देखो यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। देखो कुछ डिफरेंस तो हम यहाँ पे सीख चुके हैं। कह रहा है कि प्लेन सर्वेइंग, कह रहा है कि इन प्लेन सर्वेइंग कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नॉट टेक कंसीडर्ड, प्लेन सर्वे में अर्थ सरफेस का कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, और जियोडेटिक में हम लोग अर्थ सरफेस की कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जो है मान के ना सर्वे कर रहे हैं तो लेस एक्यूरेट वर्क है। अरे प्लेन हम मान के ना कर रहे हैं, एरर तो आ रहा था ना, तो इसीलिए लेस एक्यूरेट है। ये मोर एक्यूरेट है क्योंकि अर्थ के सरफेस जो एक्चुअल में है कर्व, उस कर्व को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक्यूरेट सर्वे वर्क होगा, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि इफ एरिया इज सर्व्ड इज लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया को सर्वे करते हैं जहाँ पे 195.5 किलोमीटर से कम एरिया होगा ना, तब वहाँ पे हम सोचेंगे प्लेन सर्वेइंग करना,
नहीं तो अगर उससे ज़्यादा एरिया है ना तब प्लेन मान के करेंगे ना तो इधर इतना ज़्यादा होगा ना कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस सर्वे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे जियोडेटिक करना आपको लाचारी होगा, यानी करना ही करना होगा। ठीक है ना। पुराना अपडेट क्या कहता है तो 250 किलोमीटर स्क्वायर, नया अपडेट क्या कहता है तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। कह रहा कि इट इज़ यूज्ड फॉर माइनर प्रोजेक्ट, जो प्लेन सर्वेइंग होता है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, और इट इज़ यूज्ड फॉर मेजर प्रोजेक्ट, और जियोडेटिक है जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए हम लोग करते हैं। कह रहा कि इट इज़ स्लो प्रोसेस, जियोडेटिक है तो अर्थ के सरफेस को कंसीडर करना पड़ता है तो वहाँ पे स्लो प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसको क्या करते हैं कि अर्थ के सरफेस को कंसीडर नहीं करते हैं, तो नहीं करते तो उस समय प्रोसेस क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये जो दो बातें हैं, इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस। ठीक है। हाँ, ये जो दो बातें हैं, ये दोनों बात को हम अभी समझाने की कोशिश करते हैं बोर्ड पर। ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि इफ़ द ट्रायंगल फॉर्म्ड इन अ प्लेन सर्वेइंग द एज्यूम टू बी प्लेन। ठीक है ना। ये दोनों बात को अभी हम समझाने के लिए दोनों पॉइंट को अभी पेंडिंग में रखते हैं, और अभी हम समझा करके तब हम इसको करते हैं। ठीक है। देखो, थोड़ा एफर्ट आप लगाओ, बाद बाकी के एफर्ट हमारे द्वारा लगाया जाएगा, यकीन मानो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ें था, इतना बात आप लोग को समझ आ गया था। हम लोग थोड़ा सा पेज को अलग सेलेक्ट करते हैं। देखो, हम लोग क्या बोले, हम लोग यही बोले सर कि यहाँ पे अगर अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे अगर अर्थ का सरफेस है और अर्थ का सरफेस अगर छोटा क्षेत्र में अगर देखेंगे तो उसको हम लोग प्लेन मान के चल रहे थे। क्या मान के चल रहे थे सर? प्लेन मान के चल रहे थे। लेकिन अगर वही बहुत बड़ा एरिया का सर्वे करना है तो हम लोग उसको कर्व को कंसीडर कर रहे थे। ठीक है ना। हाँ, यही चीज़ हम लोग अभी सीखे सर, और कुछ नहीं सीखे। यहाँ पे इसको प्लेन मान रहे थे। लेकिन बात आती है कि जो यहाँ पे इस जो प्लेन वाला में जो ट्रायंगल बनेगा, जो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा, जैसे कि कोई अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस पर हम बोले थे प्रिंसिपल ही था। प्रिंसिपल ये था सर कि सबसे पहले होल एरिया को इनक्लोज करो, छोटू छोटू ट्रायंगल में डिवाइड करो। ये मेरा प्रिंसिपल था। ट्रायंगल में ही क्यों किए? क्योंकि एरर इंट्रोड्यूस कम होता है। तो जब हम सरफेस को पूरी तरह से प्लेन माने हैं, फ्लैट माने हैं, तो वहाँ पे जो ट्रायंगल बनने वाला होगा, वहाँ पे जो ट्रायंगल बनने वाला होगा बाबू, वहाँ पे जो आपको ट्रायंगल बनने वाला होगा वो कैसा ट्रायंगल बनेगा? तो सर वो ट्रायंगल पूरी तरह से कैसा बनेगा? प्लेन ट्रायंगल बनेगा। ठीक है ना। अब जब प्लेन ट्रायंगल बनेगा बाबू, तो आप लोग को बताना होगा कि प्लेन ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा। तो सर प्लेन ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा ना, वो पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, और प्लेन है तो 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन जब कर्व सरफेस कंसीडर करोगे तो वहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो ग्रिड सर्किल से बनेगा, और वहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा उसको बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। ठीक है ना। स्फेरिकल ट्रायंगल। एक बात और समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पे इंटीरियर एंगल यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों का जो सम होगा, इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं सर कि 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा तब हम लोग क्या कहेंगे? अरे ये चीज़ कैसे दिखाई पड़ेगा? मान लो एक कभी फुटबॉल पर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना, देखना कि पूरी तरह से परफेक्ट प्लेन ट्रायंगल नहीं बनेगा। उस फुटबॉल पर जो पेन से अगर मार्क आउट करोगे तो एक स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा। यकीन नहीं है तो आप लोग करके देखना और बताना मुझे कि यस सर एग्जैक्टली वैसा ही बना। ठीक है ना। घर में जाकर के देख लेना, या स्माइली आपके पास होगा छोटा सा गेंदा, उस पर ही आप ट्रायंगल बना करके देखोगे, स्फेरिकल ट्रायंगल बन जाएगा, प्लेन नहीं बनेगा। ठीक है। तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं? तो सर एगो एंगल कितना के बराबर हो सकता है? तो सर एगो एंगल कुछ भी हो जाए 180 से कम होगा। अगर 180, अगर मान लीजिए कि 180 होगा मतलब स्ट्रेट होगा, और स्ट्रेट लाइन से कभी भी पूरी तरह से स्ट्रेट होगा तो कभी भी ट्रायंगल बनेगा नहीं ना बनेगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर एंगल है, चाहे अल्फ़ा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, कोई भी एंगल 180 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं होगा।
यानी 180 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं होगा, यानी बोल सकते हैं कि हमेशा क्या होगा 180 डिग्री से छोटा होगा। तो सर सबके अगर सम करेंगे तो अब क्या होगा, तो सर सबके सम करेंगे तो कुछ भी हो जाए हमेशा हमेशा लेस देन होगा 540 डिग्री से। तो ये दो चीज़ें भी आप लोग को याद रखिएगा कि स्फेरिकल ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 540 डिग्री से हमेशा छोटा होगा और 180 डिग्री से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एक और चीज़ लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। ये दो चीज़ें आप लोग को संभाल के रखना। अच्छा एक बात बताओ सर, हम चाहते हैं कि एरर यहाँ पे रिड्यूस हो जाए, तो यहाँ पे कितना में मान के चलेंगे तो कितना डिग्री का वेरिएशन होगा एंगल में। तो ऐसा एक नोट पॉइंट में बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि अगर हम स्फेरिकल ट्रायंगल को ज़बरदस्ती हम प्लेन मानते हैं, याद रखना स्फेरिकल ट्रायंगल को अगर हम ज़बरदस्ती, आप लोग लिख लेना हिंदी में, ज़बरदस्ती हम क्या मानते हैं, प्लेन मानते हैं, तो क्या होगा सर, प्लेन ट्रायंगल मानते हैं तो हमारा सर एरर होगा, क्या होगा, एरर होगा सर। तो एरर कितना होगा, तो सर एंगल में एरर होगा, किस में एरर होगा, एंगल में एरर होगा, और वो जो एंगल में एरर होगा वो होगा सर कि 195.5 किलोमीटर अगर स्क्वायर एरिया से अगर एरिया आपका बढ़ रहा है तो एरर होगा 1 सेकेंड से, कितना से, 1 सेकेंड से, याद रखिएगा 1 सेकेंड से। तो बोला ये जाता है कि सर अगर 100 हर एक ईच, ऐसे लिखना होगा, ईच 195 किलोमीटर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए अगर आप स्फेरिकल ट्रायंगल में देख रहे हैं तो आपका जो एंगल होगा वो 180 डिग्री तो रहबे करेगा, साथ ही साथ 1 सेकेंड से बढ़ जाएगा। ये मेजर चीज़ था, ठीक है ना, और यही बात आपको वहाँ पे समझाया गया है। हमने इसको समरी करने की कोशिश कर रहा है। प्लेन ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, स्फेरिकल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर तो नहीं होगा तो दो बात, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। बड़ा कितना सो होगा, छोटा कितना सो होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो छोटा हमेशा होगा 540 से, बड़ा हमेशा होगा 180 से। हर एक एंगल जो होगा वो 180 से छोटा होगा, ये बात तय है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना बात समझ आया होगा और कोशिश ये कर रहे होंगे छापने का, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि छापने से सब कुछ होता है, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 2 पॉइंट को अपन छोड़ा था वो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट तो आपको ये है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा। ये क्या लिखा गया, आ जाता है उल्टा सीधा, चलो उम्मीद है आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टोटल सम ऑफ द एंगल फॉर एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर इज 180 डिग्री, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, यानी इंटीरियर एंगल का सम है 180 डिग्री। यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल फॉर द एरिया ऑफ 195 किलोमीटर स्क्वायर इज 180 डिग्री 1 सेकेंड, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे डिग्री होगा 1 सेकेंड, ठीक है ना, यानी 1 सेकेंड से बढ़ जाएगा। तो ये मेजर पॉइंट है जिसको आप लोग को एग्जाम तक संभाल के रखना है। यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो कैसा ट्रायंगल फॉर्म होगा, प्लेन होगा। यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा और छापने की कोशिश की होंगे। अगले क्लास में जो अपन मूव करेगा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस मेथड के बेसिस पर, दूसरा, ठीक है ना। सबको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ करके ये टॉपिक यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अगले क्लास का आप लोग इंतज़ार कीजिए और ये यूनिट 1 का अगले क्लास लास्ट क्लास होगा, ठीक है। हाँ।